नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में डेंगू ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में अब तक डेंगू से 14 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि 2015 और पिछले साल मौत का आंकड़ा 13 का था। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पंचकुला और हिसार है। यहां पर मौत भी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है और नए मामले भी अधिक संख्या में हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू का प्रकोप रोकने के लिए तमाम दावे कर रहा है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रोजाना 100 के करीब नए केस भी सामने आ रहे हैं। अब तक प्रदेश में कुल 6250 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं हरियाणा में जापानी बुखार के मामले भी दस्तक दे चुका है। अभी तक एक ही मामले में जापानी बुखार की पुष्टि हुई है। वहीं मलेरिया के 48 केस मिल चुके हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रकोप जो है डेंगू का फैलता जा रहा है, उसको लेकर जो है किस तरीके की एहतियातन यहां पर लोगों को बरतनी चाहिए? स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि ये मौसम जब आता है तो डेंगू भी साथ में लेकर के आता है। और ऐसे में क्योंकि मौसम की तब्दीली हो रही है, तापमान में भी तब्दीली हो रही है, तो एक तो पूरी बाहों के कपड़े पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, क्योंकि मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता है और इसलिए ज्यादातर पैरों में नीचे या हाथों में नीचे काटता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी आस्तीन के कपड़े वगैरह पहन करके बाहर निकलें। साथ ही हमें ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उनका हम घर में इस्तेमाल करें, घर में मच्छर ना पनपने दें। तो इन चीजों को भी लगातार इस्तेमाल करते रहे। और कहीं भी अगर घर में पानी भरा हुआ है, कूलर में है, टूटे हुए गमलों में है, या कुछ बर्तनों में भरा हुआ है, या कबाड़ में कहीं आपने कोने में इकट्ठा कर रखा है उसमें भरा है, तो उसको जरूर निकालना जरूरी है, क्योंकि ये मच्छर ज्यादातर वहीं पनपते हैं, इसी पानी में पनपते हैं। साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि ये मच्छर दिन में ज्यादा काटते हैं, रात में कम काटते हैं। तो इसलिए दिन भर एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि लोग शाम से सजग होते हैं और शाम को ही सारी जो है मच्छरों के उपाय करना शुरू करते हैं। तो ये इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। इसलिए स्कूल वगैरह में भी प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है कि सभी एहतियात बरते जाएं। पहले से जो है फॉगिंग वगैरह करी जाए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का समय से पहले इस्तेमाल किया जाए बच्चों के आने से पहले, ताकि बच्चों को दिन भर जो स्कूल में रहते हैं वहां पर बच्चों को जो है मच्छर जो है वो ना काटे। ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपके पूछना चाहूंगा आपसे कि डेंगू का जो कहर है, लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो है किस तरीके का जो लोगों के अंदर जो है जो राहत के लिए या फिर उनको कह सकते हैं कि अपने एहतियात के तौर पर बर्ताव करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगले 2 हफ्तों में डेंगू का प्रकोप कम होने लगेगा तो लोगों को आत्मविश्वास आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डेंगू से लोग डरते क्यों हैं? क्या वो बुखार से, बॉडी पेन से डरते हैं? नहीं, वो डेंगू के साथ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्लेटलेट कम होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 95% लोगों को प्लेटलेट की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती डेंगू में। प्लेटलेट जब तक आपके 20,000 से ऊपर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेंगू में पैनिक है। हमारे दिमाग का डर है जो ये बोलता है कि 60,000 हो गए, 70,000 हो गए, 50,000 हो गए, हमें फटाफट जाके पपीते का पत्ते खाएं, बकरी का दूध पिए या अस्पताल में भर्ती हो जाए। मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि हम कोटेज में जब तक प्लेटलेट 20,000 से नीचे नहीं होता, लोगों को भर्ती नहीं करते। तो प्लीज बार बार मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कोई भी ब्रूफेन वोवेरॉन नामक दवाई ना खाएं और प्लेटलेट 20,000 तक जब तक नहीं नीचे जाते तब तक पैनिक ना करें। प्लेटलेट चढ़ा के वो जो 5% में से 4.5% लोग ठीक हो जाते हैं और 0.5% लोगों को ही अस्पताल में जरूरत पड़ती है भर्ती होने की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले सालों के मुकाबले में क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है, तत्परता बढ़ी है, मेडिकल केयर में मोर्टालिटी बहुत कम हो चुकी है, पर हमारा कर्तव्य उसे 0 पे ले जाना है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे लोगों से, पैनिक ना करें, रेगुलर तरीके से अपना पानी का सेवन करें, जूसेस वगैरह पिए
तीसरी चीज प्लेटलेट चेक कराते रहे, हाँ, एक दिन पे छोड़ के एक दिन, और किसी का तेजी से गिर रहा है तो रोज, और अगर प्लेटलेट कम 20,000 से कम है तो अपना प्लेटलेट चढ़ा के अपना नॉर्मल की तरफ आगे बढ़े। डॉक्टर भागवत, जैसे कि जो 1.5 लाख से ज्यादा नीचे जो प्लेटलेट्स हैं जो गिरने की लगती हैं, और ऐसे में जब लोगों को यानी कि पता नहीं रहता है कि जो है बुखार किस तरीके का बुखार आ रहा है, यानी कि देरी हो जाती है चेकअप में, उसके बाद उनको पता लगता है कि अचानक से जो है प्लेटलेट नीचे गिरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में आप कह रहे पैनिक न करें, तो उसके लिए वो क्या करें, किस तरीके से जो है अपने आप को जो है उनकी प्लेटों को किस तरीके से सुधार करें, या फिर जो अमूमन जो समझते हैं कि डेंगू नहीं है या फिर कुछ और दूसरा तरीके का बुखार है, उसके बचाव में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट काउंट नीचे गिरते हैं जी। शरीर में भगवान ने 5 से 8 गुना प्लेटलेट हमें ज्यादा दिए हैं, घबराइए मत। अगर शरीर में कभी भी लाल धब्बे आते हैं, नाक से खून निकलता है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपका प्लेटलेट कम हो। कभी भी यूरिन में ब्लीडिंग हो, टट्टी के रास्ते से ब्लीडिंग हो, तो ध्यान रखना आवश्यक है। छोटे छोटे ऑपरेशन में हमारे हाथ लाल हो जाते हैं, तो धब्बों का होना और लाल होने में दोनों में अंतर है। छोटे छोटे अगर स्पॉट दिखते हैं जो नीले प्रकार के होते हैं, नीले प्रकार के जाकर प्लेटलेट चेक कराएं। जब भी बुखार आता है आपको, डेंगू की जांच दूसरे रिपोर्ट चेक करवाएं, क्योंकि उससे मॉनिटरिंग में मदद मिलती है कि मैं कितनी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहता हूं। इस समय मौसम बदलता है, और भी प्रकार के रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन भी इस समय बहुत कॉमन है, जिसमें प्लेटलेट काउंट 1 लाख तक 70-80 हजार तक गिर सकता है और चौथे 5वें दिन पे बढ़ने लगता है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपको डेंगू है या नहीं है। बुखार आए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, केमिस्ट से जाकर दवाई मत लीजिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ओके, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ बने हुए हैं। स्वाति, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या नॉर्मल जो डेंगू का बुखार होता है और एक नॉर्मल बुखार होता है, उनमें जो एंटीबायोटिक्स हैं बिना सलाह के डॉक्टर के ले लेते हैं कुछ लोग जो है, क्योंकि उनमें जो जैसे बुखार आया, किसी को फीवर है, और उसे देखते ही नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो है लोग सेवन करने लग जाते हैं, ऐसे में कितना सही रहेगा? देखिए, ये बहुत ही गलत प्रचलन है जो कि लोग अपने आप से भी कई बार शुरू कर देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और डेंगू एक वायरल बीमारी है, और वायरल में हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन का हमें कोई सस्पिशन ना हो, तब तक हम लोग एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर भार्गव ने भी बोला कि घबराने की बात नहीं है, इसमें सबसे जरूरी चीज जो डेंगू में घर में रहते हुए करने की है वो ये है कि अच्छी तरह से रेस्ट करें और पानी की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा अच्छी रखें, अच्छे से हाइड्रेट करें अपने आप को, क्योंकि बुखार जब डेंगू का होता है तो वो बहुत डिहाइड्रेशन साथ में करता है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो अगर कोई जैसे हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं जिनको कि पानी का रेस्ट्रिक्शन डॉक्टर ने बताया, उनको अगर हम अलग कर दे तो बाकी जितने भी लोग हैं वो आराम से खूब अच्छी मात्रा में 2-3 लीटर पानी किसी न किसी फॉर्म में लीजिए, चाहे सूप, जूस, नारियल पानी, जो भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है, उस तरह से लेते रहिए दिन भर। उससे जो है जल्दी रिकवरी होती है और जो कॉम्प्लिकेशन हैं डेंगू के वो नहीं होंगे। लेकिन कुछ डेंजर साइंस हैं जो जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी की हालत में लग रहा है या गफलत जैसी हालत है, ठीक से बता नहीं पा रहे हैं कि कहाँ है, दिन है, रात है, क्या है, या अगर किसी को नाक से खून आ रहा है या पेशाब में या मल में खून आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जरूर तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो उस हिसाब से चल सके। लेकिन 99% लोग आसानी से घर में रह करके ठीक हो जाते हैं। कुछ आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है जो कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार रैशेस भी होते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है शरीर में, बहुत ज्यादा कमर में दर्द, सर दर्द, बदन तोड़ बुखार इसको बोलते हैं। तो उस तरह की परेशानियां आती हैं, उसके लिए आपको क्या लेने की जरूरत है ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और खास तौर से जो ब्रूफेन, कॉम्बिप्लेम, इस तरह की दवाइयां होती हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट को और ज्यादा कम कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए ऐसे में सिर्फ क्रोसिन या पैरासिटामोल जैसी जो गोलियां हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए, और कोई भी दवा अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें तो बहुत आसानी से डेंगू ठीक हो जाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। साथ ही में इससे कभी कभी हम देखते हैं कि लिवर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो कुछ लोगों के जो लिवर के टेस्ट हैं वो गड़बड़ आते हैं, और ऐसे में कई लोग पैनिक भी करते हैं कि ये तो शायद पीलिया हो गया है या कोई लिवर की परेशानी हो गई या कुछ हो गई है।
तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। ये डेंगू का ही एक जो है प्रभाव है जो लिवर के ऊपर पड़ता है और ये भी धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाता है। डॉक्टर स्वाति, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला, पिछले साल की मैं बात करूं, 2015 की मैं बात करूं, तो वहां पर जो आंकड़े थे वो 13 मौतों के थे, लेकिन इस बार जो है आंकड़े मौतों के जो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वो 14 निकल कर आ गए हैं। तो ऐसे में तो लगातार जो डर बनाया हुआ है, जो भय व्याप्त है लोगों के अंदर, जो कि डेंगू होने के बाद जो है क्या तबीयत जो है किस तरीके से रिकवर कर सकती है, किस तरीके से सही हो सकते हैं, उसको लेकर डर का माहौल है। लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा ये बात सही है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब बुखार होता है तब आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। कई बार लोग 4-5 दिन घर में खुद ही ट्रीटमेंट करने लगते हैं, जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक्स वगैरह का सेवन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन सा बुखार है, और जब कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं तब आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो अगर आप समय से टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, तो ये पता रहेगा कि डेंगू है या नहीं है। और कई बार मालूम हो तो इंसान का जो सजगता का एक पैमाना होता है वो बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि हमें डेंगू है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हमें इस तरह से खाना है, पीना है, तो आप जो है कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से ज्यादा आसानी से बच जाते हैं। लेकिन जब हम इग्नोर करते हैं चीजों को और ये सोचते हैं कि खुद ठीक कर लेंगे या खुद अपने आप से दवा ले लेंगे, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा परेशानियां सामने आती हैं। और खास तौर से बच्चों को लेकर के थोड़ा सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जब बच्चों को बुखार होता है, इस तरह की परेशानियां होती है, तो बच्चे अच्छे से खाते पीते नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कई बार बच्चों में कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करते रहें कि बच्चों को मोटिवेट करें कि वो कुछ न कुछ तरल पदार्थ किसी न किसी फॉर्म में लेते रहें। ऐसे में कई बार जो उनके पसंदीदा तरल पदार्थ होते हैं, सोडा ड्रिंक्स को छोड़ करके, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्लूकॉन डी है, सी है, ग्लूकॉन सी आता है, आइस टी आती है, इनको भी थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके आप बच्चों को दे सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तरल पदार्थ बच्चों के अंदर जाता है, वो ज्यादा जरूरी है। और उससे बच्चों के अंदर आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावनाएं कम हो जाती है और प्लेटलेट्स भी गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है, अगर व्यक्ति अच्छे से हाइड्रेटेड है, यानी कि तरल पदार्थ अच्छे से ले रहा है। जैसे कि डॉक्टर स्वाति आपने बात की कि जो यूरिन में ब्लीडिंग होना और ऐसे तमाम तरीके से जो ब्लीडिंग का जो दिखाई देना, जिस तरीके से धीरे धीरे से जो निकल के आते हैं, तो ऐसे में क्या वो जो ब्लीडिंग का असर है, क्या शरीर का तापमान बढ़ने से या फिर तरल पदार्थ और गर्म पदार्थ ज्यादा सेवन करने से कभी कभी इस तरीके का इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है शरीर पर, जो कि अमूमन लोग जो है इस तरीके की सलाह देते हैं कि इसका जो ये लक्षण है किस तरीके से इसे देखा जाए? तो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि जो वायरस है वो जो है वो बोन मैरो सप्रेशन करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम बननी शुरू होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वायरस का प्रभाव कम होता है वो प्लेटलेट काउंट उतनी ही तेजी से बढ़ना भी शुरू कर देती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि आप खाने पीने में ये खा रहे थे इसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, आप गर्म खा रहे थे होने लगी। लेकिन कुछ दवाइयों के बारे में जरूर हमने आपको बताया है कि ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, जो दर्द की गोलियां होती हैं, उनका सेवन नहीं करें, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट को कम कर सकती हैं और उनसे कम हो जाता है। इसलिए बस उन्हीं चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अच्छी प्रोटीन की डाइट लें, घर में आप जो भी आपको अच्छा लगता है हल्का फुल्का खाना खाएं और आराम करें। कई बार हम देखते हैं कि डेंगू के मरीज आराम नहीं करते हैं और उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं। तो अच्छे से आराम करें, खाएं पिए, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और तरल पदार्थ लेते रहें, तो जल्दी रिकवरी होती है। और अक्सर हम 4-5 दिन के अंदर लोगों की रिकवरी देखते हैं कि 4-5 दिन के अंदर काफी बेहतर महसूस करते हैं, बुखार भी ठीक हो जाता है, प्लेटलेट काउंट जिन लोगों के कम हुए होते हैं उनकी रिकवरी होने लगती है, यानी कि वो ठीक होने लगते हैं स्वाभाविक तौर से। ओके डॉक्टर भागम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब डेंगू का जो डर था, डेंगू ने जो पैर पसार रखे हैं वो तो लोगों में भय व्याप्त है ही, लेकिन एक अलग तरह का बुखार जो है जापानी बुखार के भी जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये जापानी बुखार किस तरीके का होता है, किस तरीके से इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लोग किस तरीके से इसे जो है निजात पा सकते हैं? देखिए, जापानीज इंसेफेलाइटिस भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो बेसिकली मस्तिष्क में काम करता है। तेज बुखार आता है, बुखार आने के बाद शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होने के साथ में बच्चा शिथिल पड़ता जाता है, जनरली बच्चों में होता है।
शिथिल पड़ता जाता है, भूलने लगता है, खाना बंद कर देता है, उसके बाद उसको झटके आने लगते हैं और धीरे 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 वो ओवरडोज हो जाता है। तो जापानीज इंकेफेलाइटिस जनरली वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी में ज्यादा पाया जाता था। इसके अगेंस्ट में टीकाकरण का भी योजना चलाई गई थी। अगर आपको याद हो 5 से 6 साल पहले काफी सारे बच्चों ने ऑक्सीजन के अभाव में गोरखपुर दम तोड़ा था जापानीज इंकेफेलाइटिस या जापानीज बुखार की वजह से। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू का इन्फेक्शन बोन मैरो पे असर करता है, बुखार कराता है, जापानीज इंकेफेलाइटिस ब्रेन पे असर करता है। ये जानना आवश्यक है अपने को और पहचानना जरूरी है। अगेन ये वही उन्हीं जगहों पे होता है जहां गंदगी होती है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि अपने घरों के अंदर बहुत सफाई रखते हैं, पर अगर आप अपने घर के 50 मीटर के दायरे में भी सफाई रखने लगेंगे और हर कोई रखने लगेगा तो ये जापानीज इंकेफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हम निजात पा पाएंगे और इनको हरा पाएंगे। तो आपने पिछली बार कहा था कि 14 लोगों की डेथ हुई। हमारा एज अ कर्तव्य है मेडिकल साइंस वालों का कि इन मृत्युओं को 0 तक ला पाएंगे। ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम बचा नहीं सकते। ये प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस की है जिसको हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमको जानना आवश्यक है कि ये हम संयोजित प्रयास से ही हम इन बीमारियों को बचा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर ये जो आपने बताया कि डेंगू से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मौत का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो इन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, इनको किस तरीके से आखिर क्या कारण है मौत होने का डेंगू बुखार में? हर खबर अपने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, नॉलेज पहुंचा रहा है। ये सबसे बड़ा स्टेप है। पहला स्टेप आपको नॉलेज होना, आपको उसके बारे में पता होना, बीमारी के बारे में पता होना, लक्षण पता होना और ट्रीटमेंट पता होना कि कब ट्रीटमेंट लेना है। यही सबसे ज्यादा जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सफाई अभियान चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उस सफाई अभियान के चलते ही हम डेंगू से बच पाएंगे। तीसरा, मॉस्किटो की रोकथाम नहीं भी हुई तो किस प्रकार से हम उसके काटने को रोक सकते हैं, ये जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट है, उसके बारे में हमें बात करना चाहिए। अवेयरनेस की बात है। जिस प्रकार से कोविड पे इतना बड़ी बातें हुई, चर्चा हुई, आज दुनिया में, देश में हर कोने में छोटे बच्चे से लेके आदमी, बूढ़ा आदमी भी जानता है कि कोविड क्या है। उसी प्रकार से हमें चर्चाएं करना पड़ेंगी, गोष्ठी करनी पड़ेगी, पब्लिक रैलीज करनी पड़ेगी, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट अगले साल हम डेंगू से एक भी अपने परिजनों को ना खोएं। ओके डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे जापानी बुखार के बारे में जानना चाहूंगा। क्या जो अमूमन अगर क्षेत्रीय भाषाओं में अगर मैं बात करूं, दिमागी बुखार के रूप में इसे लोग क्या जानते हैं, ये उसी तरीके का बुखार होता है? लोग जो है इसको दिमागी बुखार के तौर पे देखते हैं। इसी तरीके के जो मामले हैं अब डेंगू के साथ साथ यानी कि सीजनेबल जो बीमारियां हैं उसके साथ साथ अब जापानी बुखार का भी मामला यहाँ पर देखने को मिला है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है बचाव यहाँ पर देखने चाहिए और जो है ये सिम्टम्स किस तरीके से रहते हैं? डॉक्टर स्वाति, शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं कनेक्ट हो पा रही है, लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मुझे मिल रही है, आपको मिल रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आपकी आवाज आ गई। मैं आपसे सवाल था कि मैम जिस तरीके से जो जापानी बुखार का भी मामला सामने निकल कर आया है, क्या आखिरकार किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? क्या सीजनेबल जो बुखार है और सीजनेबल जो बीमारियां हैं, जैसे कि मौसम बदलते हुए भी यहाँ पर बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है धरातल पर लोगों के अंदर जो है, चाहे वो डेंगू के रूप में देखें, मलेरिया देखें, डायरिया देखें या हम टाइफाइड जैसे बुखारों को देखें, तो ऐसे में एक जापानी बुखार का भी मामला सामने निकल कर आया। क्या इसको क्षेत्रीय भाषा में हम दिमागी बुखार के बारे में जानते हैं? डॉक्टर स्वाति, एक मिनट, लगता है मेरी आवाज वहां नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल एरर है। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा में डेंगू ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसको लेकर आप किस तरीके से सजग रह सकते हैं। और लगातार जो है हमारे साथ डॉक्टर राघुल भार्गव जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई थी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आपको डेंगू जैसे बुखारों से जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे आराम से जो है इसकी चेकअप कराकर जो है डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसको निजात पा सकते हैं। और जो प्लेटलेट्स काउंट होती हैं उसका जो निरंतर चेकअप कराने के बाद और सही तरीके से इलाज लेने तक
इसका जो है सही तरीके से इससे निजात पा सकते हैं। जिस तरीके से अमूमन क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि लोग जो है बिना चेकअप के ही एंटीबायोटिक्स लेना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उनसे खास तौर पर आपको बचना होगा और स्वास्थ्य विभाग यानी कि आपके नजदीकी जो डॉक्टर हैं वहां सलाह लेनी पड़ेगी और आपको जो है लगातार जो ब्लड सैंपल्स की जांच करानी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप लगातार इस पर जो है नजर बनाकर डॉक्टर के साथ में आप इसे हटा भी सकते हैं। यानी कि डेंगू से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में और अपने घर में आप जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यही डॉक्टरों का कहना है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। एक बार फिर से रिकनेक्ट हमारे साथ हो चुकी हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके से जो जापानी बुखार नाम का जो मामला है वो सामने निकल कर आया है, इस बार जो है एक मामला सामने निकल कर आया है। इस बार दूसरी तरफ देखें डेंगू, तो दूसरी तरफ सीजनेबल जो बुखार हैं, बीमारियां हैं, चाहे वो मलेरिया, चाहे वो टाइफाइड, चाहे वो तमाम तरीके के बुखार, लेकिन अब जापानी बुखार को भी क्या हम जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो दिमागी तौर पर दिमागी बुखार कहते हैं, क्या ये वही बुखार होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये वही दिमागी बुखार है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि चाहे हम चिकनगुनिया की बात करें, जापानी बुखार की बात करें, डेंगू की बात करें, ये सभी बुखार ऐसे हैं जो कि मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्य के अंदर आते हैं और वो प्रभावित होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। और जैसे अभी डॉक्टर भार्गव भी बोल रहे थे कि जब तक सफाई अभियान नहीं चलाएंगे और एक कम्युनिटी लेवल पर नहीं चलाएंगे, जब तक हम हर तरफ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए घर के अंदर सफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी है, आपका मोहल्ला गंदा है, आपकी गली गंदी है, तो मच्छर वहां से पनप करके आपके घर के अंदर पहुंचते हैं। इसलिए हमें एक बहुत बड़े तौर पर जो है सफाई अभियान चलाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि केवल अपना घर साफ करना नहीं है, आपको अपने आसपास भी सब एरिया को साफ करना होगा, तभी हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं। क्योंकि ये सारे ही इन्फेक्शन जो है वो मच्छरों के काटने से ही आ रहे हैं। जैसे कोविड ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो रहा है या आपने सांस ली तो आपको इन्फेक्शन हो रहा है, ये मच्छरों के काटने से हो रहा है। तो अगर हम जिस वजह से हो रहा है उसी का जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हीं को मारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बीमारियां फैलती रहेंगी। और जब हमें मालूम है कि गंदगी की वजह से या पानी इकट्ठा होने की वजह से ये मच्छर खास तौर से इस सीजन में पनपते हैं, ये उनका सीजन है अंडे देने का, पनपने का, तो हमें और भी ज्यादा व्यापक तौर पर प्रयास करने होंगे कि हम उनको मार सकें। लोगों के लिए जरूरी है कि एक तरफ आप बीमारी के लिए जागरूक हो, दूसरा अगर किसी को भी घर में लक्षण दिखाई देते हैं बुखार के, तो उल्टी हो रही है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, या किसी को कई बार जापानी बुखार में दौरे वगैरह भी पड़ने शुरू हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जांचें करानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि किस तरह के बुखार से प्रभावित है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हमें आगे लेने की जरूरत है, ताकि हम सजग भी रहें और समय से अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो बहुत सारी जो आने वाली परेशानियां होती हैं उनसे हम बच जाते हैं। और जो जितना अगर मैं बात करूं मौत के मामले में, कितनी क्रिटिकल केसेस जो है इसमें पेशेंट्स का होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या जो इससे मौत का भी खतरा सामने आ सकता है? देखिए, सबसे अच्छी बात समझने की ये है कि ये सभी बीमारियां जो हैं वो हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि हम बोले कि इसका इलाज नहीं है हमारे पास या हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस तक को भी आसानी से अस्पतालों में हैंडल किया जाता है। कई बार लोग बहुत लेट पहुंचते हैं या जो डेंगू का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट उस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। ये कुछ मामलों में हो जाता है, लेकिन अमूमन तौर पर सभी लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बात यह है कि आप वहां तक पहुंचे, आप अपनी चीजों को खुद ही ट्रीट ना करें, आप इग्नोर नहीं करें चीजों को, वो जरूरी है। तो ये सब चीजें आसानी से ठीक हो सकती हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है और आपको बस समय से डॉक्टर से संपर्क करना है और सजग रहना। कई बार क्या होता है कि जो क्षेत्रीय धरातल, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रीय की बात करूं, लोगों की मैं बात करूं, तो वो लगातार जो है अपने आसपास के क्षेत्रीय जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्लिनिक्स होते हैं, वहां पर जो है उसका चेकअप कराते रहते हैं। लेकिन कई बार स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद ही वहां हॉस्पिटल का रुख करते हैं। तो ऐसे में क्या पहले ही जो पेशेंट्स है, जो परिजन है, उनको पहले ही हॉस्पिटल जाना चाहिए? देखिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही अस्पताल जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो डेंगू के मरीज हैं वो घर में आसानी से जो खाने पीने और जैसे हमने अभी तक बताया कि उस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। ये जरूर सरकार के तौर पे जरूरी है कि जो हमारे गांव है वहां पर जो हमारी इस वक्त चिकित्सक सुविधाएं हैं उनको और मजबूत किया जाए, वहां के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए,
ताकि वो समय से जो चिकित्सक सुविधाएं हैं उनको अवेल कर सके, वहां तक पहुंच सके, वो ये समझ पाए कि हाँ ये डेंगू का बुखार है, इसमें इस तरह के लक्षण सामने आते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो ये सब बातें एक मेरे ख्याल से सरकारी तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। और जैसे कोविड के समय में भी हमने देखा कि वहां पर किस तरह से एक पूरा ढांचा बनाया गया कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक कैसे जाएगा, कहाँ पे आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, कहाँ टेस्ट होगा। इसी तरह से सुयोजित तरीके से हमें डेंगू के लिए भी गांव के लेवल पर भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि लोगों को जागरूकता हो, उन्हें पता हो कि कहाँ हमें ये सुविधाएं मिलेंगी, कैसे हमारा टेस्ट होगा और किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो उससे जरूर हम जो मौतें हो रही हैं उनके आंकड़े को कम कर सकते हैं और लोगों के अंदर जो एक भय पैदा होना है वो भी कम हो जाएगा जब उन्हें पता होगा कि किस तरह से सरकार ने हमारे लिए सारे इंतजाम करे और किस तरह से हम उन सुविधाओं को ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए डॉक्टर स्वाति आपका, और डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी और सजगता जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।